अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ऑप्स का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं प्री नेटल डायग्नोसिस। इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्री नेटल डायग्नोसिस क्यों की जाती है। फिर ये जो प्री नेटल डायग्नोसिस है इसमें हम लोग कुछ टेस्ट्स कराते हैं, ठीक है, और उन टेस्ट को हम पर क्लासीफाई करेंगे, मैं आगे चल के बताती जाऊँगी। लेकिन ये नॉन इन्वेसिव होते हैं और इन्वेसिव टेस्ट इसके अंदर शामिल होते हैं, इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। फिर वही बात आ जाती है कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स शामिल हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे कार्डियोसेंटेसिस होती है, कोरियन विलनेस सैम्पलिंग होती है, अमाइनोसेंटेसिस होती है, तो ये कॉर्डोसेंटेसिस सॉरी, ठीक है। तो इन टेक्निक्स के बारे में, इनके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको लग रहा है, आप सस्पेक्ट करते हो कि एक पेशेंट के डाउन सिंड्रोम है, तो इसकी प्री नेटल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सारे का सारा लिखें। इसके ऊपर मोस्टली ऑस्कीमिस्टेशन भी आ जाता है, वो सारा एंड पे इसके ऊपर जो यहाँ सीखेंगे वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि कुछ न्यूअर अप्रोचेस भी आ गई हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्टली हम सेल्फ असेसमेंट और इस चैप्टर के जितने भी पास पेपर्स हैं, केसेस हैं, एंड पे वो डिस्कस करेंगे ताकि पता चले आपको कितनी समझ आई है। सो सबसे पहले शुरू तो यहाँ से होता है कि प्री नेटल डायग्नोसिस का मतलब क्या है। प्री नेटल डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आप किसी भी डिज़ीज़ को बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई करें उसकी पैदाइश से पहले। दिस इज़ नोन एज प्री नेटल, यानी पैदाइश से पहले, ठीक है। सो प्री नेटल डायग्नोसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिज़ीज़, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिज़ीज़ इन फीटस प्रायर टू बर्थ, ठीक है, यानी उसकी बर्थ से पहले आप उसके अंदर कोई डिज़ीज़ आइडेंटिफाई कर लें। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वाई, ये किसी भी कोई वुमेन आ गई और मैं कह रही हूँ जी मैंने आपका ये वाला टेस्ट कराना है, ये इतना महंगा है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, तो वो कहे क्यों कराना है, क्यों कराना होता है हम लोगों ने? तो ये हम तब कराते हैं कि जब हमें थोड़ी बहुत ऐसी कोई चीज़ हो फीमेल की हिस्ट्री में, उसके टेस्ट में, कि जिसकी वजह से हमारा एक सस्पिशन बढ़ जाए, समथिंग दैट लेड टू द सस्पिशन ऑफ सम डिजीज़ इन द फीटस। कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिससे आपको लग रहा है कि आप सस्पिशियस हो गए हैं कि सस्पिशियस ऑफ डिजीज़ जो है इन फीटस। मैं इसको कैसे समझाऊँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ कि जिससे आपको ये डर लग गया या आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है बच्चे के अंदर ये डिज़ीज़ है, तो फिर हमें ये प्री नेटल डायग्नोसिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल वुमेन की अगर फैमिली हिस्ट्री है, हम लोग जब भी आपको बताया है कि वुमेन जो है वो अपनी बुकिंग स्कैन पे आती है तो उसकी एक डिटेल हिस्ट्री होती है जिसमें हम पूछते हैं कि आपके ख़ानदान में किसी को खून तो नहीं लगता। अगर वो कहीं लगता है, मेरे भाई को या मेरे वालिद को या मेरे पहले किसी बच्चे को कोई भी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी जेनेटिक डिजीज़ की, यानी थैलेसीमिया की, सिकल सेल एनीमिया की, पैरालिसिस की, कोई भी हिस्ट्री, और कोई ऐसा डिज़ीज़ है कि जिसका रीअकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो अब मैं कंसर्न हूँ कि वो डिज़ीज़ इस बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है। सो तब हम उसकी प्री नेटल डायग्नोसिस कराते हैं। या फिर वो वुमेन जो है उसकी RH ऑटो एलो इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है, यानी वो कहे कि डॉक्टर साहब मेरा पिछला हमल जो है उसमें पहला बच्चा तो ठीक था लेकिन दूसरे बच्चे के अंदर जो है जब वो पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका खून बहुत टूटता है और फिर वो ठीक नहीं हुआ, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यानी आप सारी हिस्ट्री ले रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग उसकी भी, बच्चे की भी, अगर मदर नेगेटिव है, हस्बैंड पॉजिटिव है, उसने कंसेप्शन लास्ट टाइम पॉजिटिव की हुई थी, यानी RH स्टेटस की हिस्ट्री है, जो कि मैं आगे चल के आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो भी हम प्री नेटल डायग्नोसिस करते हैं। उसके अलावा हम उसका कोई भी सीरम स्क्रीनिंग टेस्ट अगर करा रहे हैं, उसके अंदर कोई हमें ऐसी चीज़ मिल जाती है, या फॉर एग्जांपल उसका अल्ट्रासाउंड हुआ है 12 वीक्स पे और 20 वीक्स पे, और अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी मिली है, इसको मज़ीद कन्फर्म करने के लिए फिर हमें प्री नेटल डायग्नोसिस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कंजेनाइटल डायाफ्रेगमेटिक हर्निया हो तो उसके अंदर अंडरलाइंग क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, सो हमें इन्वेसिव टेस्टिंग या प्री नेटल डायग्नोसिस वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि अगर उसकी हिस्ट्री में ऐसी कोई अजीब सी बात है जिससे आपको लगता है कि बच्चे के अंदर कोई भी कंजेनाइटल डिजीज़ जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डाउन है, क्लिफेंटर है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो आप उसकी प्री नेटल डायग्नोसिस जो है या प्री नेटल डायग्नोसिस का जो प्रोटोकॉल है वो पे फॉलो अप पे लिखते हो। फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैं OPD में थी, एक वुमन थी और उसका जब HP कराया गया तो वो 8 था, ठीक है, और हमने कहा कि अगर 9 से कम हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 10.5 से कम हो तो वो अनीमिक है, लेकिन अगर 9 से कम चला जाए तो फिर हमें पता होता है कि ये थैलेसीमिक ट्राइट है, ठीक है। तो फिर पता
चला कि जिसको थैलेसीमिया माइनर है, फिर हस्बैंड का कराया गया, उसको बुलवाया गया, वो भी थैलेसीमिया माइनर था। अब जब दोनों को माइनर है तो अच्छा खासा चांस था कि बच्चे को मेजर हो सकता है। तो फिर उस टाइम हम लोगों ने उसकी कोरियन विलिस सैम्पलिंग जो है हमारी टीचर ने प्लान की थी, तो वो इस तरह से, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री में, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में, उसके रूटीन टेस्ट में कोई ऐसी चीज़ मिले तो तब हम ये डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ प्री नेटल डायग्नोसिस जब आप लोगों ने स्टार्ट करानी है तो आपकी बुक के मुताबिक वो कहता है कि हमेशा ये प्री नेटल डायग्नोसिस एक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो वाला टेस्ट होता है, आप कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ चुके हुए हैं कि जब पेशेंट सिम्टम लेस हो, इफ़ सिम्टम्स आ जाए फिर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में फॉर एग्जांपल हिस्ट्री टेकिंग हो सकती है, यानी आप डिटेल हिस्ट्री ले रहे हो, उससे आपको पता चल गया फैमिली में है, पहले बच्चे में है, मियाँ में है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है स्क्रीनिंग के अंदर वो कहता है कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी हो सकता है टू रूल आउट एनी एन्यूप्लेडी या हीमोग्लोबिनोपैथीज, या अल्ट्रासाउंड को भी एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी लिया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ उसने कहा कि खसूसियात हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो होनी चाहिए, आपको पहले भी पता होंगी क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। नंबर 1 की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ज़ाहिर है रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है उसके बच्चे को या उसको सिकल सेल है तो जाहिर है मैं उसका आरबीसी कराऊंगी, या अगर मुझे लग रहा है कि उसको मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है, तो मुझे पता है कि अब उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है ना, तो मैं उसको चेक करने के लिए उसका पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। ये नहीं है कि मैं उसको कोई और टेस्ट यानी TFTs लिख के भेज दूँ या मैं उसका सर्वाइकल स्मेयर के लिए भेज दूँ। तो आपका जो टेस्ट है हमेशा क्या होना चाहिए, डायग्नोसिस या जो आप सोच रहे हो उसके साथ रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके पास प्रॉपर एक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे पता है कि उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम आ जाता है तो मुझे फिर पता है कि मैंने इस वुमन को क्या गाइड करना है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे या टर्मिनेट करेंगे, या ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट करा दिया, बीमारी है, सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं, आप घर चली जाए। फिर ज़रूरत क्या थी आपको वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराने की, तो आपके पास मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो भी टेस्ट आप लिखें वो टेस्ट जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो डिटर्मिन कर सके कि कितने लोगों को डिजीज़ है, ठीक है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है टेस्ट ये बता सके कि कितने लोगों को डिजीज़ नहीं है, ठीक है। सो आपका जो टेस्ट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, टेस्ट सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसकी जो प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, किन को डिजीज़ है किन को नहीं है, वो प्रिडिक्टिव वैल्यू स्क्रीनिंग टेस्ट की हाई होनी चाहिए। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टेस्ट अफोर्डेबल होना चाहिए। एक नहीं कि ऐसे लोग आ गए हैं जिनका मुश्किल से गुजर बसर होता है, आप उसको 1,00,000 या 1.5 लाख का टेस्ट लिख के दे दो, जैसे सेल फ्री DNA है वो कोई 90,000 या लाख का होता है, तो आप वो नहीं करेंगे। और उसके बाद इक्विटी होनी चाहिए, कोई ऐसा टेस्ट लिखना है जो अवेलेबल फॉर ऑल हो। ये नहीं कि कोई अमीर लोग आ गए हैं तो आप अलग टेस्ट लिख के दे रहे हैं और कोई इस तरह के लोग हैं तो उनसे जान छुड़ा रहे हैं, ऐसे भी नहीं, ठीक है। तो आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी और प्रोडक्टिव वैल्यूज़ हाई होनी चाहिए, टेस्ट जो है वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, टेस्ट जो है वो सबके लिए इक्वल भी होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा साथ में वो है, फ्लू है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो अगर आप लोग इरिटेट हो रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। नाउ द सेकंड थिंग, अब वाई वाली बात आपको समझ आ गई। सेकंड चीज़ ये होती है कि इसकी जो हम टेस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं। 2 तरह से बेटे हम क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इनिशियली नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, और फिर अगर हमें नॉन इन्वेसिव पे सस्पिशियस मिलें तो फिर हम इन्वेसिव टेस्ट करते हैं। नॉन इन्वेसिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर मैटरनल सीरोलॉजी हम चेक करते हैं। आप कहेंगे कि मैटरनल ब्लड CP आप कर रही हैं और ब्लड CP में आप सीरोलॉजी और वायरल लोड देख रही हैं, तो ये तो इन्वेसिव है। तो ये मदर के लिए इन्वेसिव है, बच्चे के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि हम माँ का खून ले रहे हैं, बच्चे का तो खून नहीं ले रहे। इसी तरह एक नई टेक्निक आ गई है जिसको कहते हैं सेल फ्री फीटल DNA, ठीक है। अब इस सेल फ्री फीटल DNA में क्या होता है कि माँ का ब्लड लेके उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है और बच्चे का जो DNA है उसको हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें से फिर हम बच्चे का ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर कोई भी एक्स लिंक डिजीज़ या बच्चे का जेंडर या बच्चे के अंदर कोई स्केलेटल प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट काफ़ी महंगा है और पाकिस्तान में है भी नहीं है, ठीक है। और जो इन्वेसिव टेस्ट हैं बेटे, इसके अंदर 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कुरियन विलिस सैम्पलिंग, दूसरा हमारे पास आता है अमाइनोसेंटीसिस, और तीसरा हमारे पास आता है कॉर्डोसेंटीसिस। जो कॉर्डोसेंटीसिस है वो तो रेयर ही करते हैं, लेकिन कुरियन विलिस सैम्पलिंग और अमाइनोसेंटीसिस
सेंटेसिस जो है वो बड़ा ईजिली परफॉर्म किया जा रहा है। कोरियन विले सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है कि ये जो प्लेसेंटा है, यहाँ अंदर बच्चा है, ये प्लेसेंटा है, इसकी जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है ना, वहाँ से एक टुकड़ा हम लेते हैं, उसमें प्लेसेंटल सेल्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। जबकि माइनोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अंदर आके ये जो बच्चे का यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियन, वो लेते हैं और उसमें देखते हैं, और इससे फिर हमें कोई भी एन्यूप्लॉडी हुई, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी हुई तो उसका पता चल जाता है। ठीक है, सो नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव है, और एक टेक्निक ये होती है कि हम नॉन इन्वेसिव प्लस इन्वेसिव दोनों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस पर सस्पिशियस लगे तो फिर हम इन्वेसिव टेस्टिंग कराते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट्स हैं जो अब हमने बारी बारी पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है।